प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर की ये सीरीज़, जिसमें आप सबको पता है कि लगभग तीन लेक्चर हो चुके हैं। आज ये आपका चौथा लेक्चर होगा। कल संडे था, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। रोज़ रात को 8 बजे आपको आना होता है लाइव हमारे साथ एग्रीकल्चर की क्लास के लिए। और सुबह आपको पता है तिवारी सर क्लास लेते हैं 9:15 बजे। जिन बच्चों ने अब तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, वो सभी स्टूडेंट अपनी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, चाहे वो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आईसीआर की या फिर बीएचयू की। तो आप सभी लोग 92 35 12 60 64 पर व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत आने पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर के बाकी के क्वेश्चंस। लास्ट के 2 लेक्चर हुए हैं और आज ये तीसरा लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मक्का में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? मक्का में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? 11% होती है। आप सबको पता है मक्के में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 11% होती है। आगे देखिए, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है, स्वीट कॉर्न की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? स्वीट कॉर्न का मतलब है यहाँ पर मक्के से, ठीक है। स्वीट कॉर्न मतलब मक्के से मतलब है इसका। स्वीट कॉर्न की प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं? प्रिया और माधुरी। या फिर आपसे पूछ दे कि मक्के की प्रजातियाँ, आपसे क्वेश्चन दे देगा कि प्रिया और माधुरी किससे संबंधित हैं, तो आपको वहाँ पर मार्क करना होगा मक्के से संबंधित हैं। प्रिया और माधुरी की ये 2 प्रजातियाँ जो हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये मक्के से संबंधित हैं। आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धान्य की रानी कही जाने वाली फसल है कौन सी? धान्य की रानी कही जाने वाली फसल कौन सी है? ये है मक्का। मक्के को क्या कहते हैं? धान्य की रानी कहा जाता है। मक्के को धान्य की रानी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नर पुष्प हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? नर पुष्प हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं डिटेसलिंग तथा इमस्कुलेशन, है ना। नर पुष्प को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं डिटेसलिंग तथा इनस्कुलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मक्का किन ऋतुओं में उगाया जाता है? किन ऋतुओं में उगाया जाता है? तो आप सबको पता है कि 3 प्रकार की ऋतुओं में मक्का उगाया जाता है। 3 ऋतुओं में मक्का उगाया जाता है, ठीक है। 3 ऋतुओं में मक्का उगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मक्का में सिंगल क्रॉस तकनीक किसने दिया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मक्का में सिंगल क्रॉस तकनीक जो है वो किसने प्रतिपादित किया या फिर किसने दिया, तो आप मार्क करेंगे एम ईस्ट व GH शुल ने 1910 में प्रतिपादित किया था। मक्का में सिंगल क्रॉस तकनीकी किसने दिया? एम ईस्ट व GH शुल ने 1910 में दिया था, ठीक है। ये आपको नोट करना है बच्चों, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जो भी आपके एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन तक ये इंपॉर्टेंट लेक्चर की सीरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट किया करिए, आपके कमेंट्स ही मोटिवेशन होते हैं हमारे लिए और अच्छा लगता है। लास्ट लेक्चर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, कल लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए, तो इस वजह से भी कई स्टूडेंट्स के कॉल्स और कमेंट्स आए। तो अच्छा लगता है कि आप लोग रेगुलर बने हुए हैं, हमारे साथ रेगुलर हैं और पसंद करते हैं लेक्चर्स को और सभी चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मक्का में डबल क्रॉस तकनीक किसने दिया है? मक्का में डबल क्रॉस तकनीक किसने दिया था? मक्का में डबल क्रॉस तकनीक किसने दिया था? DF जॉन्स ने 1920 में दिया था। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या? मक्का में सिंगल क्रॉस तकनीक किसने दी थी? एम ईस्ट व GH शुले ने 1910 में दिया था। इसके बाद मक्का में डबल क्रॉस तकनीकी किसने दिया था? मक्का में डबल क्रॉस तकनीकी दी थी DF जॉन्स ने 1920 ईस्वी में दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है आपका कि संकुल मक्का की बीज दर क्या है? संकुल मक्का की बीज दर कितनी होती है? अगर आपसे पूछेगा बच्चों संकुल मक्का की बीज दर कितनी होती है, तो आपको मार्क करना है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है संकुल मक्का की बीज दर, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, वो संकुल पूछ रहा है या फिर संकर मक्का की बीज दर पूछ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बच्चों।
यहाँ पर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। संकुल, जब भी कुल की बात करेगा, संकुल कुल की बात करेगा तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना है आपको। और जब संकर की बात करेगा, संकर मक्का की बीज दर, है ना, आपको ऐसे याद रखना है, संकर, है ना, संकुल और संकर कंफ्यूज नहीं होना। संकुल और संकर, शंकर मतलब क्या, भगवान जी, शंकर मतलब सबसे बड़े, है ना, सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो आपका संकर रहेगा, संकर क्या हो जाएगा, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और चारे के लिए 40 से 45। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो संकर वाला है, ये आपका संकर वाला क्या है, ये आपका ज्यादा है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, और जो संकुल है, संकुल क्या है, थोड़ा सा संकर से नीचे है ना, संकर से नीचे कितना, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर आपसे आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ देगा ये क्वेश्चन, तो आप आसानी से मार्क कर दोगे, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, मक्का की लक्ष्मी प्रजाति, मक्का की लक्ष्मी प्रजाति रवि ऋतु में कहाँ उगाई जाती है। मक्का की लक्ष्मी प्रजाति रवि ऋतु में कहाँ उगाई जाती है। तो बच्चों, मक्का की जो लक्ष्मी प्रजाति है वो रवि ऋतु में बिहार में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है, मक्का की लक्ष्मी प्रजाति रवि ऋतु में बिहार में उगाई जाती है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है, दिग्विजय किसकी प्रजाति है। आपसे पूछ रहा है दिग्विजय किसकी प्रजाति है। दिग्विजय किसकी प्रजाति है, दिग्विजय है गन्ना की प्रजाति। दिग्विजय है किसकी प्रजाति, दिग्विजय गन्ना की प्रजाति है। ठीक है, दिग्विजय गन्ना की प्रजाति है। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट दिया हुआ है, अगला पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि गन्ने का बोटेनिकल नेम क्या होता है ना, गन्ने का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका गन्ने का बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, सैक्रम ऑफिसिनेरम, है ना, ये आपका यहाँ पर गन्ने का बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है। इसे आपको याद करना है, इसे भी आपको याद करना है। आप पॉइंट बाय पॉइंट बच्चों लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है, गन्ने का गुणसूत्र क्या होता है। गन्ने का गुणसूत्र क्या है। तो बच्चों, हमने आपको पीछे क्या क्या बताया है, अभी तक में गेहूं का गुणसूत्र बताया है, इसके बाद धान का गुणसूत्र बताया है, आज ये मक्के का गुणसूत्र भी मैंने बताया है, मक्के का गुणसूत्र बताया है। मक्के का गुणसूत्र हमने कितना बताया था, 20, है ना, 20 बताया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों कि गेहूं का गुणसूत्र क्या होता है, और गेहूं के अलावा धान का गुणसूत्र कितना होता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया बच्चों। सेकंड लेक्चर जिन लोगों ने इससे पहले वाला देखा हुआ है वो आंसर मार्क कर पाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है गन्ने का गुणसूत्र कितना होता है। गन्ने का गुणसूत्र होता है 80, है ना, गन्ने का गुणसूत्र होता है कितना, 80 होता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, नोबेल केन किसने विकसित किया था। नोबेल केन किसने विकसित किया था। तो बच्चों, नोबेल केन विकसित करने वाले व्यक्ति थे टी.एस. वेंकटरमन। कौन था, टी.एस. वेंकटरमन। कौन था, टी.एस. वेंकटरमन। नोबेल केन किसने विकसित किया, टी.एस. वेंकटरमन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वाधिक चीनी मिलें। सर्वाधिक चीनी मिलें अगर आपसे पूछे, सर्वाधिक चीनी मिलें किस राज्य में है, कहाँ पर स्थित हैं। सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर हैं, सर्वाधिक चीनी मिलें हैं यूपी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्या, गन्ने में शर्करा की मात्रा कितनी होती है। गन्ने में शर्करा की मात्रा कितनी होती है, गन्ने में शर्करा की मात्रा 16% होती है। गन्ने में शर्करा की मात्रा होती है कितनी, 16% शर्करा की मात्रा पाई जाती है। आपको याद रखना है। गन्ने की अगैती किस्म कौन सी होती है, गन्ने की अगैती किस्म कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है ये ऐसे ही, कोशा डैश 8436, है ना, कोशा डैश 8436 ऑप्शन में आएगा आपके। आपको ये मार्क करना है कि गन्ने की जो अगैती किस्म होती है वो कोशा 8436 होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है, लिखा है कि गन्ने में गुड़ कितने प्रतिशत होता है। गन्ने में गुड़ जो होता है वो होता है 12 से 13%। गन्ने में गुड़ की जो गुड़, आपको सबको पता है कि गन्ने से क्या बनता है, गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। तो गन्ने में जो गुड़ का प्रतिशत होता है, जो गुड़ की मात्रा पाई जाती है, वो लगभग 12 से 13% पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग कि गन्ने में चीनी की मात्रा कितनी होती है। अभी हम लोगों ने देखा था गन्ने में शर्करा की मात्रा, शर्करा अलग होता है और गन्ने में चीनी अलग होती है। आप लोग बच्चों इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि गन्ना में शर्करा की मात्रा हमने आपको बताया 16%, इसके बाद आपसे पूछ रहा है चीनी की मात्रा, तो आपको क्या मार्क करना है, 8 से 10%। शर्करा होती है 16%,
चीनी होती है कितनी, 8 से 10%, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। ओके, चलिए आगे बढ़िए। गन्ने में रस कितना होता है, गन्ने में लगभग यानी कि पानी मैक्सिमम सिंचाई में लगता है, आप सबको पता है, तो उसमें रस भी ज्यादा होता है, 55 से 65%, लगभग 55 to 65% इसमें क्या होता है, रस होता है, गन्ने में रस पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, गन्ने में ब्रिक्स कितने परसेंट होता है, तो बच्चों गन्ने में 18% जो है वो ब्रिक्स पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है ब्रिक्स, गन्ने में 18% जो होता है वो क्या पाया जाता है, ब्रिक्स पाया जाता है। चलिए यहां तक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप लोग शेयर जरूर किया करिए, आप लोग कमेंट भी किया करिए। टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन करी है बच्चों, एक बार फिर से बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही कम इसका मूल्य रखा गया है, अपने अपने विषय के एक्सपर्ट टीचरों के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 9235 1260 64 पर आप व्हाट्सएप कर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे वहाँ पर फिजिक्स भी कंप्लीट पढ़ाई गई है आपको, लगभग बहुत सारे लेक्चर लाइट के हैं, 14 से ज़्यादा लेक्चर, और फिजिक्स का रामबाण करके एक टेस्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, प्लेलिस्ट पढ़ी है। इसके अलावा केमिस्ट्री आपके लिए 18 से 20 लेक्चर लगभग हो चुके हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट जो केमिस्ट्री चल रही है बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लोग सुबह सुबह आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग जरूर आया करिए। और शाम को 7 बजे बायोलॉजी और 8 बजे एग्रीकल्चर, तो आप सबको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे है, गन्ने में ब्रिक्स आपको बता दिया 18%। इसके बाद गन्ने की परिपक्व अवस्था में नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है ना। गन्ने की परिपक्व अवस्था में नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए, गन्ने की परिपक्व अवस्था में नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज की मात्रा क्या होती है, अगर आप गन्ने की परिपक्व अवस्था में नाइट्रोजन दे देंगे, नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए, उसे नहीं देना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सुक्रोज की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। अगर आप उसे दे देंगे तो क्या होगा, वो मात्रा कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप कि गन्ने में परिपक्व अवस्था में नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि क्या करना चाहिए, हमें नाइट्रोजन पौधे को नहीं देना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि उसमें सुक्रोज की मात्रा कम ना हो, ताकि उसमें अच्छी मात्रा में सुक्रोज हमारा पाया जाए। इससे पहले ही ऊपर हम लोगों ने देखा है कि उसमें क्या पाया जाता है, गन्ने में शर्करा की मात्रा 16%, अगैती किस आपको बता दी मैंने, यहाँ पर गुड़ के बारे में बता दिया 12 से 13%, चीनी बता दिया 8 से 10% और रस बता दिया 55 से 65%। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, इनको आपको जरूर याद रखना। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि गन्ने में कोल्हू द्वारा निकलने वाला रस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। कोल्हू आप सब समझते हैं, बीच में रस निकालने की मशीन लगी होती है, साइड में बैल होते हैं, है ना, और मशीन से लगा लगा के बैल घूमते रहते हैं और बीच से रस निकलता है। तो आप सबको पता है कि गन्ने में कोल्हू द्वारा निकलने वाले रस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 66% होती है। जो कोल्हू द्वारा रस निकाला जाता है उसमें 66% प्रतिशत मात्रा होती है रस की। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, यह है भारत। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, यह है कौन सा, भारत है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भारत में यानी इंडिया में गन्ना उत्पादक प्रथम राज्य कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि जो पूरे देश में गन्ना उत्पादन यानी गन्ना की फसल को उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, यूपी में उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बात क्लियर है। ओके, आगे देखेंगे, अधिशाली गन्ने की बुआई। अधिशाली एक प्रकार की गन्ने की ही प्रजाति होती है, तो अधिशाली गन्ने की बुआई कब होती है, अधिशाली गन्ने की बुआई होती है जून और जुलाई के मध्य में। ठीक है, जून से लेकर जुलाई के बीच क्या होती है, अधिशाली गन्ने की बुआई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गन्ने के बीज का उपचार किस रसायन से करते हैं। गन्ने के बीज का उपचार जो है वो किस रसायन से करते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों
कि गन्ने के बीज का जो उपचार किया जाता है वह किससे किया जाता है? एग्लॉल या एरोटॉन से किया जाता है। एग्लॉल या एरोटॉन से किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। अगला पॉइंट है बच्चों आपका, गन्ना एक प्लांट है। गन्ना एक प्लांट है। कैसा प्लांट है? गन्ना एक प्रकार का C4 प्लांट है। आपको याद रखना है, गन्ना एक प्रकार का कैसा प्लांट है? C4 प्लांट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हम लोग का। अगला पॉइंट है आपका बच्चों कि गन्ने के 1 हेक्टेयर बुआई के लिए, गन्ने के 1 हेक्टेयर बुआई के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है? गन्ने के 1 हेक्टेयर बुआई के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो बच्चों अगर हमें 1 हेक्टेयर में गन्ने की बुआई करनी है तो आपको 35 से 40 हजार जो है टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, 3 आंख वाले, है ना। तो आप याद रख सकते हैं कि अगर गन्ने के 1 हेक्टेयर बुआई करनी है आपको तो आपको 35 से 40 हजार टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है गन्ने की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? गन्ने की सिंचाई की अगर क्रांतिक अवस्था बात की जाए तो कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर्मेटिव, है ना। यहाँ पर फॉर्मेटिव होगा, फॉर्मेटिव 60 दिन के बाद 60 दिन बाद बोने से, जिस दिन आप गन्ने को बो रहे हैं, यानी कि गन्ने की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? जिस दिन आपने गन्ने की बुवाई कर दी, है ना। कितनी कर दी? 1 हेक्टेयर में 35 से 40 टुकड़ों की बुवाई मान लीजिए आपने कर दी, 3 आंख वाले। 1 हेक्टेयर खेत में 35 से 40 हजार टुकड़ों की आपने बुवाई कर दी। उसके बाद जिस दिन से आपने उन्हें बो दिया उसके बाद 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद जब उसमें सिंचाई की जो अवस्था आएगी, गन्ने की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था जो होगी, उसे क्या कहेंगे? फॉर्मेटिव, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब इस लेक्चर को बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत में, इंडिया में, भारत में गन्ना उत्पादकता के में प्रथम राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादकता में प्रथम राज्य कौन सा है? तो गन्ना उत्पादकता में प्रथम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। आगे बढ़ेंगे, गन्ना उत्पादकता में प्रथम राज्य कौन सा है? ये है आपका तमिलनाडु है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्राजील में गन्ना को ऊर्जा का स्रोत के रूप में उगाया जाता है। ब्राजील में गन्ने को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उगाया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है? ब्राजील में गन्ना को ऊर्जा का स्रोत के रूप में उगाया जाता है। ये पॉइंट बस, इसमें कुछ आपको आगे यहाँ पर नहीं लिखा गया है, बस आपको ये पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि जो ब्राजील है, एक देश है, यहाँ पर गन्ने को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उगाया जाता है। बस इसे डायरेक्ट ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी कंप्लीट करते हैं, बस इसके बाद लेक्चर की समाप्ति होगी। चलिए देखिए, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था बच्चों इससे पहले गेहूं के पुष्पक्रम के बारे में भी, और आपको धान के पुष्पक्रम के बारे में भी मैंने बताया था। तो जिन बच्चों ने लेक्चर्स पहले देखे हुए हैं शुरू के 2, वो मुझे कमेंट करके जरूर रिप्लाई करिएगा कि गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं और धान के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। चलिए अभी यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। गन्ने के पुष्पक्रम को कहा जाता है एरो, है ना। गन्ने के पुष्पक्रम को कहा जाता है एरो, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे है अगला पॉइंट है आपका, अर्थिंग क्रिया संबंधित है। अर्थिंग क्रिया किससे संबंधित है? अर्थिंग क्रिया किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि आलू और गन्ने से संबंधित है, ठीक है। अर्थिंग क्रिया आलू और गन्ने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गन्ने के अंकुरण के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए? गन्ने के अंकुरण के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए? तो बच्चों गन्ने के अंकुरण के लिए तापक्रम होना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। गन्ने के तापक्रम के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका कि गन्ने में बुवाई नालियों में करने से उपज अधिक होती है। गन्ने में बुवाई नालियों में करने से उपज अधिक होती है। गन्ने में बुवाई नालियों में करने से
उपज अधिक होती है, तो बच्चों यहाँ पर ये पूछना ये चाह रहे हैं आपसे कि इस मेथड को क्या कहा जाता है, ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रेंच मेथड, है ना, रेंच मेथड। यहाँ पर बच्चों जो टी लिखा हुआ है, ये टी साइलेंट रहता है पढ़ने में। जैसे कि आप कई बार नाइफ पढ़ते हो ना, नाइफ, चाकू की स्पेलिंग जो होती है नाइफ, KNIFE, है ना, तो वहां पर क्या होता है, आप उसे ये नहीं पढ़ते हो के नाइफ, है ना, के नाइफ नहीं पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, नाइफ, है ना। तो जैसे वहां पर के साइलेंट रहता है, वैसे ही यहाँ पर आपका जो टी है रेंच मेथड, ठीक है। गन्ने में बुवाई नालियों में करने से उपज अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेंच मेथड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर सुगर केन ब्रीडिंग, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, कहां पर स्थित है, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट बच्चों कोयम्बटूर में स्थित है। कहां पर, कोयम्बटूर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपको कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है, 12 से 14%। गन्ने में जो सुक्रोज पाया जाता है बच्चों, वो 12 से 14% सुक्रोज पाया जाता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है यहां पर कि पायरीला कीट लगता है। पायरीला कीट लगता है, किसमें लगता है, पायरीला कीट लगता है, गन्ने में लगता है। गन्ने में ये कीट लगता है, पायरीला कीट लगता है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है बच्चों। इन पॉइंट्स को नोट करते चलिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। पायरीला कीट लगता है किसमें, गन्ने में लगता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। गन्ने के बीज को क्या कहते हैं, गन्ने के बीज को कहते हैं कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस, है ना। इससे पहले मैंने बच्चों आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था कि गेहूं के बीज को क्या कहते हैं, गेहूं के बीज को भी क्या कहते हैं, गेहूं के बीज को या फल को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस, है ना, कैरियोप्सिस कहा जाता है। गन्ने के बीज को क्या कहा जाता है, कैरियोप्सिस। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट दिया है गन्ने में फूल आने को क्या कहते हैं। गन्ने में फूल आने को क्या कहते हैं, गन्ने में फूल आने को कहा जाता है एरोइंग। गन्ने में फूल आने को कहा जाता है एरोइंग कहा जाता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर। भारत में पाए जाने वाला गन्ना, भारत में जो पाया जाने वाला मैक्सिमम जो इसकी प्रजाति भारत में उगाई जाती है या फिर यहाँ पर यहाँ के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण को वातावरण में उगती है, यानी किसान जो यहाँ इंडिया में मैक्सिमम लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं, यानी भारत में पाया जाने वाला गन्ना कौन सा होता है, वो होता है सैकरम बारबेरी। ओके, सैकरम बारबेरी, ठीक है, सैकरम बारबेरी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। चने का बॉटेनिकल नेम, यहां पर आपसे पूछा गया है चने का बॉटेनिकल नेम पूछा गया है। तो बच्चों यहां पर देखिए सिसर एरिटिनम, सिसर एरिटिनम यहां पर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चने का बॉटेनिकल नेम आपसे पूछा गया है सिसर एरिटिनम। ओके, आगे देखेंगे। अगला है चने में गुणसूत्र है, चने में गुणसूत्र है, कौन कितने हैं, चने में 14 गुणसूत्र हैं, चने में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, चने में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे है अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है चने में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, चने में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो बच्चों चने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 21.1%, ठीक है, कितनी पाई जाती है, चने में प्रोटीन की मात्रा 21.1% पाई जाती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सुबह सुबह आपको क्या करना चाहिए, खाली पेट, या फिर सुबह आपका क्या होता है कि जब आप सो के उठते हो बहुत तेजी से भूख लगती है ना, शरीर आपके द्वारा खाई हुई चीज़ों से क्या करता है, एनर्जी लेता है। जब वो शरीर एनर्जी लेता है तो आपको कहा जाता है कि सुबह आपको खाली पेट कम से कम 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी क्या करना चाहिए, चनों को भिगोकर खाना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा, शरीर आपको प्रोटीन जो शरीर को ज़रूरत है वो लगभग आपके शरीर की ज़रूरत जो है वो प्रोटीन की पूरी हो जाएगी। तो बच्चों चने में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 21.1% होती है। और आप सबको सुबह चना जरूर खाना चाहिए और उसके बाद योगा वगैरह भी करना चाहिए। आप हमेशा हेल्दी रहेंगे तभी आप अपना पढ़ाई में 100% दे पाएंगे। अगर आप थके रहेंगे, आलस टाइप का आएगा, पढ़ाई करते टाइम नींद आएगी, लेट जाएंगे, सो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखिए आज का लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या है। चने की चाट एवं छोले के लिए उपयुक्त किस्में कौन सी होती हैं। चने की चाट आप जानते हैं, चने की चाट बनती है एवं छोले की जो छोले वाले जो चने होते हैं उनकी उपयुक्त किस्में कौन सी होती हैं। तो बच्चों उनका जो उपयुक्त किस्में होती हैं वो होती हैं K4, K5 एवं L550, ठीक है। आपको याद रखना है कि जितनी भी ये चने की चाट एवं छोले के लिए उपयुक्त किस्में होती हैं ये होती हैं K4, K5 एवं L550,
ठीक है, तो ये बच्चों आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ये एक पॉइंट मैंने लास्ट में जो बताया था, चने जो आप लोग जरूर खाया करिए और योगा जरूर किया करिए। आप हमेशा फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपका पढ़ाई में भी खूब मन लगेगा। ठीक है, और किसी भी तरह की आपको अगर पर्सनल कोई दिक्कत आती है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे इस लेक्चर में या बायोलॉजी में या कहीं पे भी आप कमेंट करके पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9235126064 नंबर पर। आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी। किसी तरह की किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, गरीब है, बहुत सी सारी बातें हैं इस टाइम में, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, तो किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं, आप पूरी तरह से आपका साथ दिया जाएगा। आपके लिए जो भी चीज़ें संभव हैं, है ना, जो भी चीज़ें संभव हैं वो हर एक चीज़ की जाएगी। जल्दी ही बच्चों ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड का इंतजाम करके सारी की सारी क्लासें आपकी ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पर ही कंडक्ट कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बच्चों इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप अपना प्यार ऐसे ही हमारे प्रति बनाए रखिए। आप कमेंट करिए और कैसा लगा ये लेक्चर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एग्रीकल्चर की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह पढ़ते रहिए। तो उन्होंने बताया है